हेलो बच्चों आज हम लोगों को यहाँ पे जो पढ़ना है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म या जीवों में जनन। चलिए तो सबसे पहले इसमें हम लोग बच्चों देखेंगे जीवों में जनन। इस चैप्टर में कुछ जनरल पॉइंट्स हम लोगों को पढ़ने हैं, बाकी तो पूरा का पूरा डिटेल जो है वो आप लोग पढ़ेंगे पुष्पीय पादपों में जनन, बाकी जो है वो जंतुओं में जनन वहाँ पर आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो टर्म आता है वो कहलाता है लाइफ स्पैन। ठीक, लाइफ स्पैन का मतलब होता है जीवन चक्र। चलिए जीवन चक्र में कौन कौन से पार्ट इसमें शामिल है, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग बात करेंगे सबसे पहले जीवन चक्र की। तो जीवन चक्र या जिसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन, जीवन चक्र या इसको कहते हैं लाइफ स्पैन है। होने को तो ये बहुत जनरल पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से भाग आते हैं। मान लीजिए मैं कह रही हूँ अगर जीवन चक्र, तो बच्चों किसी भी जीव का जीवन चक्र क्या होता है, उसके जन्म होने से लेकर मृत्यु होने तक सारा जो है पार्ट जीवन चक्र आता है। उसमें उसका जन्म भी लेना है, वृद्धि विकास भी शामिल है, परिपक्वता भी शामिल है, जनन भी शामिल है, उसके बाद सेनेसेंट या एजिंग कहते हैं या जरावस्था बोलते हैं, उसके बाद मृत्यु। यहाँ तक के सारे पार्ट जो होते हैं बच्चों ये इसके जीवन चक्र में आते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ जीवन चक्र की बात करी, जीवन चक्र को कैसे आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं, तो आप बताएंगे किसी जीव के जन्म लेने से लेकर, यानी कोई जीव उसका जन्म होगा और जन्म से लेकर के मृत्यु तक के सारे पार्ट, सारी जो दशाएं हैं, मृत्यु यहाँ तक जो है कंप्लीट इसका पार्ट जो होता है ये कहलाता है बच्चों इसका जीवन चक्र। तो मान लीजिए कि मैं जीवन चक्र की बात कर रही हूँ, जन्म हो गया, इसके बाद क्या होगा, वृद्धि विकास होगा, वृद्धि है, विकास है। ठीक है, तो वृद्धि विकास भी इसमें शामिल है। वृद्धि विकास के बाद बच्चों आता है यहाँ परिपक्व स्टेज, यानी परिपक्व अवस्था, परिपक्वन, और परिपक्वन के बाद आता है जनन, जनन के बाद आता है यहाँ पर आप ऐसे ऐसे बताते चलेंगे, ये जनन की अवस्था आ गई, इसमें ये हो गया जनन, और जनन के बाद बच्चों आती है जरावस्था, तो ये आ गई इसमें जरावस्था। जरावस्था का मतलब होता है, जरावस्था का मतलब होता है कि इसको आप कहते हैं एजिंग भी, कि ये एजिंग फिनोमेना हो गई, एजिंग हो रही है, उसके बाद जीव की क्या हो गई, मृत्यु। बच्चों कोई भी जीव जो होता है वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी क्या कहते हैं, किसी भी जीव की आकृति पर ये कभी भी निर्भर नहीं करता जीवन चक्र। ठीक, कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो आपको लिखना है जीवन चक्र। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर जीवन चक्र जीव के आकार पर निर्भर नहीं है। जीव के आकार पर निर्भर नहीं करता। अब इसको कैसे बता सकते हैं, इसमें कुछ जो है एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी ने दिया हुआ है और उसमें आपका जीवन चक्र उसमें उन्होंने पूछा हुआ है। जैसे कि मान लो मैं एग्जाम्पल ले लूँ, इस एग्जाम्पल में बच्चों आपको कौवे और तोते की जीवन चक्र को कंपेयर किया गया। दोनों की आकार जो है लगभग बराबर है, लेकिन जीवन चक्र में बहुत अंतर है। कौवे में देखोगे तो आपको जीवन चक्र मिल जाएगा यहाँ पर 15 साल का केवल, लेकिन यही अगर तोते में देखेंगे तो 140 साल हो जाएगा। तो यहाँ कुछ कंपैरिजन दिया गया, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 कौवा है, कौवे का जो जीवन चक्र होगा वो केवल यहाँ पे 15 साल है, 15 ईयर्स। और यही चीज़ अगर बच्चों आप इसमें देखेंगे, क्या नाम है ये पैरट यानी तोते में, तो तोते का जो जीवन चक्र होगा इसमें आप देखेंगे तो ये 140 साल, 140 ईयर्स, ये इसका जीवन चक्र हो गया। आप देखो आप आकार दोनों का लगभग बराबर है, लेकिन ऐसा जीवन चक्र होगा। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं सेकंड नंबर, एक आपको मिलता है यहाँ पे आम का वृक्ष। तो आम का वृक्ष अगर देखेंगे इसका जीवन चक्र बच्चों देखोगे तो इसका जीवन चक्र करीब 100 से 200 साल का है ना, 100 to 200 ईयर्स। और यही चीज़ अगर आप जो है क्या नाम है पीपल में देखें तो पीपल का बच्चों जो जीवन चक्र होता है, पीपल इसका जीवन चक्र लगभग जो है वो 2500 ईयर्स यानी 2500 साल तक होता है।
इसका मतलब ये तो निश्चित ही है कि जीवन चक्र कभी भी जीव की आकृति पर निर्भर, आकार पे, आकृति नहीं, आकार पर निर्भर नहीं करता, उसकी साइज पे नहीं निर्भर करता। बच्चों दूसरी चीज ये है कि सभी जीव जो होते हैं, कोई भी जीव इस दुनिया में अमर नहीं है, लेकिन केवल और केवल एक कोश की जीवों को छोड़कर। आप सोचो किसी भी जीव की मृत्यु होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि जीव अगर एक कोश की है तो उसका जीवित रहना, उसका पीढ़ी दर पीढ़ी जो है स्थायी तो बने रहना, ये ज़रूरी है। अगर एक कोश की जीव आप सोचो वो मृत अगर हो जाता है तो उसका तो जीवन जो क्या कहते हैं आगे उसकी पीढ़ियों का ख़त्म हो जाना जो है वो बहुत ज़्यादा निर्भर करता है इस पर कि पीढ़ियाँ ही ख़त्म हो जाएंगी उसकी। तो इसे पीढ़ी दर पीढ़ी उसके स्थायित्व को बनाए रखने के लिए या उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो अमर रहे और वहाँ पे विभाजन होता रहे। तो देखिएगा आप लोग, जब भी एक कोशिकीय जीवों में बच्चों यहाँ जनन होता है, यही उसके जनन ही जो है वो उसका वृद्धि और विकास है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे कोई भी जीव अमर नहीं होता या चिरकालिक नहीं होता। अमर या चिरकालिक कह सकते हैं बच्चों कि बहुत लंबे समय तक वो ऐसे नहीं होता, अमर नहीं होता, केवल एक कोशिकीय जीव को छोड़कर, केवल एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर। अब एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर तो बच्चों जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, इन एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर सभी जीव जो है उनकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने एक कोशिकीय जीव हैं, एक कोशिकीय जीव, ये एक कोशिकीय जीव जो है इनमें वृद्धि और विकास कैसा होता है? यही वृद्धि है इसकी और यही जो है जनन है, यानी जनन के द्वारा ही इसमें वृद्धि संभव है और यही बच्चों इसकी समष्टि की भी वृद्धि है। ठीक है, अब जनन क्या है? जनन को अगर हमें परिभाषित करना हो तो जनन या रिप्रोडक्शन, यहाँ पे आप लिखेंगे जनन क्या है? ये एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मतलब नई संततियां उत्पन्न होती हैं। यहाँ लिखेंगे नई संततियों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया, नई संततियों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया, यानी नए जीवों के उत्पन्न होने की ये प्रक्रिया है बच्चों। अब इस प्रक्रिया में अगर मैं देखूं तो इस प्रक्रिया में आप लोग देखेंगे बच्चों कि जो भी जीव किसी भी प्रक्रिया द्वारा नई संतति को जन्म देते हैं, इनको हम कहते हैं, ये क्या हो गया? इसमें जनन है। ठीक है, अब जनन जो है हम कई रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि जनन का आनुवांशिक आधार क्या है, तो जनन का आनुवांशिक आधार गुणन हो सकता है। ऐसे ही जनन का कोशिकीय आधार आप देखोगे बच्चों तो आपको कहना पड़ेगा विभाजन, कोशिका विभाजन। ठीक है, तो नेक्स्ट आप यहाँ लिखेंगे जनन का आणविक आधार, यानी आणविक आधार पे हम जनन को कैसे परिभाषित करेंगे? तो आपको बताना है डीएनए गुणन। ठीक है, इसी तरह से बच्चों यहाँ पे आपको देखना है कि दूसरा अगर मैं बोलती हूँ जनन का कोशिकीय आधार, तो जनन का कोशिकीय आधार अगर बच्चों देखा जाए तो जनन का जो कोशिकीय आधार है वो क्या होगा? यहाँ पे कोशिका विभाजन, यानी सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन। ये तो एक हो गया कि किस तरह से हम लोग लाइफ स्पैन को या जीवन चक्र को परिभाषित करेंगे, किस तरह से हम जो है किसी भी जीव के बारे में, अगर वो जनन है तो जनन क्या प्रक्रिया है, या अगर मैं कह दूं कि जनन जो है हो रहा है तो उसका आणविक आधार क्या है, उसका कोशिकीय आधार क्या होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो नेक्स्ट अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि जनन कितने प्रकार का हो सकता है। तो मुख्य रूप से बच्चों जो जनन का प्रकार होता है ना, वो लैंगिक और अलैंगिक जनन है। यानी अगर मैं ये बोलूँ जनन का प्रकार क्या है, तो जनन का प्रकार आप बताएंगे लैंगिक और अलैंगिक। तो सबसे पहले हम लोग अलैंगिक जनन की बात करेंगे। अलैंगिक
और एक प्रकार होता है इसका लैंगिक। थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों, इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज़ को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। देखिए, एक तो मैंने आपको बताया जनन का प्रकार अलैंगिक हो सकता है या लैंगिक हो सकता है। इसमें भी बच्चों अगर हम लोग परिभाषित करें तो अलैंगिक जनन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले अलैंगिक जनन को हम लोग परिभाषित करें तो अलैंगिक जनन बहुत तीव्र दर से चलने वाली एक जैविक प्रक्रिया है। बहुत तीव्र दर से चलने वाली एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें उत्पन्न संततियां आनुवांशिक और आकारिकी रूप से, दोनों कहोगे आप, आनुवांशिक रूप से आकारिकी रूप से दोनों जो हैं अपने जनकों के समान होती हैं। ज़्यादातर ये प्रक्रिया क्या होगी बच्चों, एक जन की होगी जिसमें एक ही जनक शामिल है। ठीक, अगर मैं कहती हूँ लक्षणों में समान हो तो बिल्कुल सही है यार। आप ऐसे समझो, गुलाब है, गुलाब के पेड़ की डंडी आपने उखाड़ी और उखाड़ के लगा दिया, बिल्कुल इसी गुलाब जैसा जो है पेड़ ये भी विकसित हुआ और दोनों के पुष्प भी बिल्कुल एक जैसे होंगे। क्योंकि बच्चों यहाँ लैंगिक जनन है ही नहीं, यहाँ युग्मकों का जो है कोई संलयन नहीं हो रहा है। लेकिन कई बार अलैंगिक जनन में एक चीज़ और है, युग्मक भी शामिल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि युग्मक का संलयन शामिल है। भाई, युग्मक का शामिल होना या ना होना हो सकता है। क्यों? क्योंकि युग्मक शामिल नहीं है, ये तो सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन अगर युग्मक इसमें शामिल हैं तो वो युग्मक क्या करते हैं, जो युग्मक निषेचन करने में सक्षम नहीं होते या संलयन करने में सक्षम नहीं होते, वही युग्मक अपने चारों तरफ भित्ति विकसित करते हैं और विकसित होकर के नई संतति को जन्म देते हैं। जैसे आप कह सकते हो एजाइगोस्पोर है स्पाइरोगाइरा में। ठीक है, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे अलैंगिक जनन का थोड़ा सा प्रकार बता रहे हैं। अलैंगिक जनन क्या है, ज्यादातर एक जनकीय है, ये एक जनकीय होगा। ठीक है, जैविक प्रक्रिया है, जैविक तीव्र दर से चलने वाली एक सरल प्रक्रिया है, सरल प्रक्रिया। इसके अलावा आप इसमें बता सकते हो युग्मकों का शामिल होना या ना होना। ठीक, युग्मक अनुपस्थित अथवा उपस्थित। अब युग्मक उपस्थित होने का मतलब, ध्यान से मेरी बात सुन लो, ये नहीं कि युग्मक का संलयन है ना। लेकिन जो युग्मक बच्चों यहाँ पर संलयन करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, वही जो है भित्ति विकसित करके नए जीव को जन्म देते हैं। मैं उदाहरण यहाँ पे लिख रही हूँ इसका उदाहरण है स्पाइरोगाइरा। तो स्पाइरोगाइरा में एजाइगोस्पोर, यानी जो जाइगोट नहीं बना पाए संलयन के द्वारा, तो एजाइगोस्पोर कह देते हैं, एजाइगोस्पोर। ठीक है, इस तरह का हो सकता है। इसका मतलब ये एक जनकी है, एक ही जनक शामिल है, जैविक प्रक्रिया चल रही है, तीव्र दर से चलने वाली प्रक्रिया है। इसके साथ साथ युग्मक का अनुपस्थित होना या उपस्थित होना हो सकता है, लेकिन युग्मक संलयन नहीं होगा। इससे विकसित होने वाले जीवों को बच्चों कहते हैं क्लोन। क्यों? क्योंकि वो आनुवांशिक और आकारिकी रूप से दोनों से समान होंगे। तो आप लिखिएगा उत्पन्न संतति, यहां लिखोगे आनुवांशिक व आकारिकी रूप से जनकों के समान। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्लोन्स कहते हैं। आप लिख देंगे क्लोन। ठीक है,
ये तो हम लोग अलैंगिक के बारे में पढ़ रहे हैं कि अलैंगिक कैसा होगा, अलैंगिक के ये लक्षण हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों नेक्स्ट कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार का, कितनी तरीके से हो सकता है, ये हम लोग देखते हैं। चलिए तो इसमें यहाँ आप लिखेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार। चलिए बच्चों इसमें देखते हैं, सबसे पहले आ सकता है, यहां मैं ले रही हूं नंबर 1 चल बीजाणु। चल बीजाणु को हम लोग ज़ूस्पोर्स भी कहते हैं। तो चल बीजाणु हो गए, चल बीजाणु का मतलब हो गया ज़ूस्पोर्स। तो बच्चों चल बीजाणु या ज़ूस्पोर्स में अगर आप देखेंगे तो ये होते क्या है, ये भित्ति रहित कोशिकाएं होती हैं जो कशाभों द्वारा गति करती हैं। यानी ये सारे क्या होते हैं, वॉललेस स्ट्रक्चर होते हैं और ये फ्लैजिला के थ्रू जो है ये गति करते हैं, इन्हें कहते हैं चल बीजाणु। तो आप लिखिएगा भित्ति रहित, भित्ति रहित चल बीजाणु कशाभों द्वारा बेटा ये गति कर सकते हैं। तो आप ये सोचो जहाँ पे भी इस तरह की अवस्थाएं हो, जहाँ जल हो, ऑब्वियसली इसमें होगा, तो आप बोलेंगे कवक हो सकता है, और कवक के अलावा शैवाल। एग्जाम्पल लिखिएगा कवक और शैवाल। कवक और शैवाल, ठीक है, ये कवक और शैवाल हो सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। तो दूसरा यहाँ पे हो सकता है विखंडन। बेटा विखंडन विधि जो है सामान्यतः किसमें पाई जाती है, जितने जो है तंतुमयी संरचनाएं हैं, तंतु के समान संरचनाएं हैं, जितनी तंतु की समान संरचनाएं सब छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाती और हर खंड विकसित होकर के यहाँ पे एक नया जो है जीव बना देगा। ठीक है, जैसे मान लो ज्यादातर ये किसमें प्रेजेंट है, कवकों में प्रेजेंट है, या मान लो शैवालों में भी ऐसा हो सकता है कि खंडन हो रहा है और छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो गया, हर खंड जो है विकसित होकर के नया जीव बना देगा। तो ये विखंडन है। मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख रही हूँ विखंडन में। विखंडन में आप लिखेंगे कवक और शैवाल। बच्चों एक आता है मुकुलन। मुकुलन ईस्ट में पाया जाता है, तो ईस्ट में आप देखेंगे, ईस्ट में तो मुकुलन हो जाएगा। यानी तीसरा आप लिख सकते हो मुकुलन। मुकुलन जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बडिंग। ठीक है, तो मुकुलन या बडिंग में आप देखिएगा तो मुकुलन और बडिंग में यहां आपको मिल जाएगा ईस्ट। ईस्ट में ये बहुत कॉमन है बच्चों, ईस्ट। जैसे आप लोगों को एक संरचना भी इस तरह से ईस्ट की दी गई है कि ये ईस्ट है। ठीक है, यहाँ पे केंद्रक है, इसका विभाजन स्टार्ट होता है, तो ये ईस्ट जो है इस तरह से यहाँ पर विकसित होगा और ये केंद्रक जो है इस तरह से विभाजित होकर के इस तरह की संरचना बना रहे ऐसे। ठीक, और फाइनली क्या होगा, यही ईस्ट जो है 2 पार्ट में डिवाइड होगा। लेकिन ये विभाजन जो होता है बच्चों, ये विभाजन आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि हमेशा असमान विभाजन होगा। तो ये संरचना किसकी हो गई, ईस्ट की। चलिए इस तरह से बच्चों जो है आपको एक और इसमें मिल जाएगा जिसमें आप कहेंगे कलिका के द्वारा या बड के द्वारा होता है। तो कलिका या बड हाइड्रा में भी उपस्थित होती है। तो आप बताएंगे जैसे कलिका या बड द्वारा, तो ये आपको मिल जाएगा कलिका या बड द्वारा बच्चों किसमें होगा, हाइड्रा, है ना, हाइड्रा में इस तरह प्रेजेंट है, तो आप लिखेंगे हाइड्रा। ठीक है, इस तरह से आपको हाइड्रा का स्ट्रक्चर दिया गया है कि हाइड्रा जो है और इस तरह से ये थोड़ा सा संरचना, थोड़ी इसकी संरचना जो है वो लंबी इस तरह से होती है हाइड्रा की, ऐसे।
बच्चों, काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। ये हाइड्रा इस तरह से उपस्थित होगा। हाइड्रा में इस तरह से आप देखिएगा टेंटिकल्स बने होंगे। ये इस तरह से यहाँ पे माउथ बन गया इसका, और ये बच्चों यहाँ पे इस तरह से इसमें बढ़ गया, इसमें बन गया बड, कलिका। ठीक है, ये कलिका बन गई। तो ये प्रेजेंट किस में, हाइड्रा में है। ये इसकी कलिका हो गई, कलिका, और ये इसका हो गया मुख। ठीक है, ये इसके टेंटिकल्स हो गए। तो हाइड्रा में बच्चों इसी तरह का प्रेजेंट होगा, है ना। इसी तरह से अलैंगिक जनन का एक प्रकार होता है यहाँ पर द्विखंडन, जिसे हम लोग कहते हैं फिजन, या क्या कहा जाता है, खंडन। ठीक, तो खंडन में किसमें इस तरह का जो है खंडन प्रेजेंट होगा, तो आपको बताना है बच्चों बैक्टीरिया। भले ही चाहे बैक्टीरिया में विभाजन एमाइटोसिस के द्वारा हो, लेकिन विभाजन वहां पर होता है। ठीक, तो विभाजन आपको खंडन बताया गया है। जनरली द्विखंडन विधि होती है, लेकिन आप यहाँ कह सकते हो कि इसमें जैसे आ जाएगा खंडन विधि है ना, तो आप लिख सकते हो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, इसमें खंडन हो सकता है। इसके अलावा पैरामीशियम, उसमें उर्दू जो है द्विखंडन विधि होती है, तो आप लिखेंगे पैरामीशियम, पैरामीशियम। और इसी तरह से बच्चों यहाँ पर जो है एक आता है जिसे अमीबा आप कहते हो। अमीबा में भी इसी तरह का, जिसका डायग्राम आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया इसमें अमीबा। अमीबा में देखिए इस तरह का जो है स्यूडोपोडिया, इस तरह से डायग्राम बना हुआ है। टेढ़ी मेढ़ी संरचना होती है, भित्ति होती नहीं, इससे संरचना बहुत अनियमित है। इसके बाद यही जो है यहाँ पर इस तरह से विकसित होकर के यहाँ पर दो अमीबा इस तरह से बनाता है, और ये इसका हो गया केंद्रक। इस तरह से केंद्रक विभाजित होगा, और फाइनली क्या होंगे, दो अमीबा इस तरह से ऐसे बन जाते हैं। ये हो गए अमीबा। ठीक, तो ये अमीबा में प्रेजेंट है, ये हो गया अमीबा। ठीक है बच्चों, अमीबा में स्पोरुलेशन भी एक विधि होती है। स्पोरुलेशन विधि क्या होती है, इसको देखो, स्पोरुलेशन। तो स्पोरुलेशन विधि जब आप देखेंगे तो स्पोरुलेशन विधि में क्या होता है, देखो होता क्या है कि अमीबा विपरीत वातावरणीय परिस्थितियों में अपने कूटपाद को हटा देता है। ठीक है, और अपने चारों तरफ 3 परतीय संरचना सिस्ट विकसित करता है, इसको कहते हैं एंसेस्ट्रेशन। ठीक, जैसे ही परिस्थितियां, वातावरण जो है वो अनुकूल होगा, वैसे ही ये क्या करेंगी, तुरंत बहुखंडन विधि द्वारा छोटे छोटे अमीबी में या स्यूडोपोडियोस्पोर में विभाजित हो जाते हैं, और जैसे ही परिपक्व होगा बाहर की भित्ति फट जाएगी, सिस्ट जो है नष्ट हो जाता है और सारे अमीबा बाहर आ जाएंगे। इससे हम लोग कहते हैं स्पोरुलेशन। मतलब इसका मतलब है एक अमीबा से बहुत सारे अमीबा का बन जाना। ये स्पोर के ही द्वारा अगर एक्चुअली होता है, तो स्पोरुलेशन में भी आप लोग लिखेंगे अमीबा, अमीबा। तो बच्चों अमीबा में होता क्या है, सबसे पहले लिखेंगे आप अमीबा में विपरीत परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति। ठीक है, विपरीत परिस्थिति में ये करते क्या है, ये जो है यहाँ पर सबसे पहले अपने स्यूडोपोडिया हटा देते हैं। स्यूडोपोडिया नष्ट, स्यूडोपोडिया नष्ट हो जाएगा, और नष्ट होकर के यहाँ पे जो विधि होगी इसको हम कहते हैं एंसेस्ट्रेशन। 3 परतीय सिस्ट विकसित कर लेगा बेटा, तो इसको कहते हैं एंसेस्ट्रेशन। तो आपको बताना है, यहाँ लिखिएगा एंसेस्ट्रेशन। एंसेस्ट्रेशन मतलब सिस्ट का बनना, तो एंसेस्ट्रेशन हो गया। एंसेस्ट्रेशन में आप लिखोगे 3 परतीय, 3 परतीय अमीबा, या 3 परतीय अमीबा की कठोर संरचना बन जाती है। ठीक, परिस्थितियां जैसे ही अनुकूल हुई,
अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति होगी ना, तो अनुकूल परिस्थिति में बहुखंडन होगा। बहुखंडन यहाँ लिखेंगे, बहुखंडन मतलब कई खंडों में विभाजित हो जाना। और जब बहुखंडन हो जाएगा बच्चों, तो बहुत सारे छोटे छोटे अमीबी, या फिर आप कह दोगे क्या, बहुत सारे स्यूडोपोडियो स्पोर विकसित हो जाते हैं। आप लिखोगे सिस्ट के अंदर, सिस्ट के अंदर कई सारे अमीबा, कई सारे अमीबा या स्यूडोपोडियोस्पोर, स्यूडोपोडियोस्पोर ये विकसित हो जाएंगे। ठीक है। और सिस्ट के नष्ट होते ही, सिस्ट का गलना या सिस्ट का नष्ट होना, तो सिस्ट के नष्ट होने पे क्या होगा, सिस्ट का नष्ट होना, सिस्ट के नष्ट होने पर जो है होना, तो इसमें क्या आ जाएगा, कई सारे अमीबा, कई सारे अमीबा ये विकसित हो जाएंगे। ठीक है। एक इसमें विधि आती है बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक विधि आती है स्पंजेस में, जिम्यूल्स, जिम्यूल्स का विकास, तो आप लिखेंगे जिम्यूल्स, जिम्यूल्स। तो जिम्यूल्स का जब विकास होने लगेगा उसमें आप बताएंगे ये जो है जिम्यूल्स, इसमें आप देखो जिम्यूल्स किसमें होता है, ये होता है स्पंज में, स्पंज, ये स्पंज में विकसित होगा। यहाँ पे जो है आप देखिए जैसे स्पंज का विकास होगा, तो यहाँ एक डायग्राम आप बना सकते हो, इस तरह का एक डायग्राम बना आपको संरचना मिलेगी इस तरह से, ऐसे, और यही संरचना इसके चारों तरफ बिल्कुल गोल संरचना ऐसे बन जाती है। ये स्पंज है। स्पंज में आप संरचना देखेंगे तो इस तरीके की बनी हुई संरचना आपको मिलेगी, ये इस तरह से, और इसके अंदर आपको छोटे छोटे स्पोर्स मिल जाएंगे। ये स्पोर जिम्यूल्स ही हैं एक्चुअली, ये हो गए जिम्यूल्स, ये हो गए जिम्यूल्स। कहाँ चला गया स्पंज में, जिम्यूल्स, तो ये आप बता देंगे ये क्या है, जिम्यूल्स है। ठीक है। इसी तरह से बच्चों कई सारे जो है कोनिडिया की बात कर लो आप, कोनिडिया भी विकसित होते हैं, और ये कोनिडिया जो होते हैं वो किस में होंगे, कवक में होंगे। ठीक है। तो आप नेक्स्ट यहाँ पे लिखोगे 8वां नंबर डाल दो यहाँ पे कोनिडिया का, कोनिडिया। ये कोनिडिया कहाँ पर विकसित हैं, ये कोनिडिया बच्चों विकसित हैं एस्परजिलस में, एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों में होंगे, तो एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों में प्रेजेंट होता है कोनिडिया। ठीक। तो यहाँ आप लिखेंगे कोनिडिया कहाँ है, यहाँ जो डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल दिया गया वो दिया गया एस्परजिलस, वरना लगभग सभी मेंबर में है, तो आप लिखेंगे एस्परजिलस, एस्परजिलस। तो एस्परजिलस में एग्जाम्पल एक डायग्राम भी आपको एस्परजिलस का दिया हुआ है, तो एस्परजिलस का आप डायग्राम बना सकते हो इस तरह से। सबसे पहले जो है छोटे छोटे जो है इस तरह से माइसिलियम बने हैं, फिर ये माइसिलियम जो है इस तरह से बने हुए हैं, काफ़ी सारी संरचनाएं इस तरह की बनी हुई हैं, और यहाँ पे आप देखोगे तो इस संरचना के ऊपर ऐसे छोटे छोटे जो है ये संरचना है, और इनके ऊपर बन गए हैं कोनिडिया, ये बन गए हैं इनके ऊपर कोनिडिया, यहाँ पे भी संरचना ऐसे बन गई, ये बन गए कोनिडिया। ठीक। तो ये सब क्या हो जाएंगे, कोनिडिया है, इसको आप कहते हो कोनिडिया है। ठीक है। ये कोनिडिया हो गया, किस में प्रेजेंट है ये बच्चों, एस्परजिलस में है। ठीक है। तो ये तो जो है अलैंगिक जनन का प्रकार है। अभी बहुत सारे, अभी तो आप प्लांट्स में देखोगे तो प्लांट्स में आपको मिल जाएगा, ट्यूबर है, बल्ब है, कॉर्म है, राइजोम है, ये भिन्न प्रकार आपको इसमें मिलता रहेगा। ये तो अभी एक जस्ट बेसिक है कि कहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट होता है। अगर मैंने यहाँ पे कहा है एक चल बीजाणु द्वारा है, तो ये ज़्यादातर जलीय जीवों में उपस्थित होगा। मैंने कहा है विखंडन है, तो ये ज़्यादातर एक कोशिकीय जीवों में होता है, एक कोशिकीय, यहाँ लिख देना, एक कोशिकीय जीवों में है, एक कोशिकीय जीव इनमें बहुत कॉमन है। ठीक है। इसी तरह मुकुलन है, तो ये भी एक कोशिकीय जीव में और ईस्ट में ज़्यादा होगा। हाइड्रा में आपको कलिका मिल जाएगी। बाकी खंडन विधि है, जहाँ पर भी मैंने कहा था तंतुमयी संरचना होगी, उन सभी जगह पे बच्चों क्या होगा, खंडन।
और ऐसे ही स्पोरुलेशन मतलब एक साथ कई सारे बीजाणुओं का बनना, ये स्पोरुलेशन है। और ऐसे ही जिम्यूल्स वगैरह होते हैं। चलिए नेक्स्ट बच्चों हम लोग इसमें देखते हैं प्लांट्स का। तो इसमें नेक्स्ट आता है बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों, आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। अलैंगिक जनन में अगर हम लोग प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में इसी को हम लोग कहते हैं कायिक जनन। ठीक है, तो प्लांट्स में बच्चों ये कायिक जनन कहलाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो कायिक जनन जो है वो एक अलैंगिक जनन का प्रकार ही है। इसमें भी जो बनेंगे वो क्लोन्स बनेंगे। तो नेक्स्ट आप इसमें नोट करेंगे अलैंगिक जनन का प्रकार है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन या इसको हम लोग कहते हैं कायिक जनन। कायिक जनन, ठीक है। अलैंगिक जनन या कायिक जनन ये बच्चों हम लोग इसमें पढ़ते हैं किसमें? प्लांट्स में। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लांट्स में। अब इसमें कौन कौन से प्रकार पढ़ने हैं? आपने पढ़ा है मूलों के द्वारा जनन होता है। सोचो मूलों के द्वारा जनन कहाँ है? शकरकंद में होता है। एस्पैरेगस आपकी चित्र बना हुआ है आपके एनसीईआरटी में, एस्पैरेगस हो गया। इसके अलावा बच्चों इसमें जो है एक वो डहेलिया आता है ना, डहेलिया भी इसी में होगा। तो ये सब जो है, इसके अलावा शीशम भी ले लो, पॉपुलस ले लो, इन सब में मूलों द्वारा ही जो है कायिक जनन संपन्न होता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट जल्दी से इसमें हम लोग लिखते हुए चलें। पहला इसमें लिखिएगा मूलों द्वारा। मूलों द्वारा ये सारा जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चों, अलग अलग जो कायिक भाग होते हैं ना, जड़ है यानी मूले हैं, पत्तियां हैं, तने हैं, ये सब विकसित होकर नए पादप बनाते हैं। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? कायिक जनन। ठीक, तो जनन का एक प्रकार ये भी है। तो आप यहाँ लिखेंगे मूलों द्वारा। मूलों द्वारा में उदाहरण हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चों, शकरकंद। शकरकंद हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख लेंगे डहेलिया। डहेलिया का पुष्प काफी बड़ा बड़ा होता है, अक्सर जो है ठंड में ये जो है इसका प्लांट, इसमें फ्लावरिंग होती है, डहेलिया। एस्पैरेगस हो गया, एस्पैरेगस। एस्पैरेगस हो गया। इसके अलावा बच्चों इसमें शीशम आ जाएगा, शीशम, डलवर्गिया कहते हैं इसको। और शीशम के अलावा बच्चों इसमें पॉपुलस है। पॉपुलस सबसे महंगी लकड़ी होती है, जिसमें अगर आपको याद हो तो आप लोग के घरों में जो खिड़की दरवाजे लगते हैं ना, उसमें बीडिंग के रूप में इस्तेमाल होती है और बहुत महंगी होती है ये। ठीक है, पॉपुलस। चलिए दूसरे तनों द्वारा हम लोग देखते हैं। ये मूलों द्वारा हो गया। और चलो तनों द्वारा देखते हैं, तने द्वारा। अब तने द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के आपको इसमें रूपांतरण पढ़ना है। अभी हम लोग भूमिगत तने की बात कर रहे हैं। भूमिगत तने यानी ट्यूबर, कंद कहते हैं, जैसे आलू का है। ठीक, आलू में छोटी छोटी आंखें पाई जाती है ना, इसको हम लोग कहते हैं आलू में छोटी छोटी आंखें होती है। ये है क्या बच्चों? ये कक्षस्थ कलिका है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको लिखना है। तो तने द्वारा, तने द्वारा में सबसे पहले आप लिखिएगा इसमें आलू। एक्चुअली आलू किसका उदाहरण है? कंद का उदाहरण है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बच्चों ट्यूबर। ये हो गया कंद, और इसमें डायरेक्ट उदाहरण आप लिखेंगे आलू। ठीक है, इस तरह से आलू का आपको डायग्राम भी दिया गया है। ये हो गया आलू, और आलू में इस तरह से आप देखिएगा जगह जगह जो है ये आंखें हैं। ठीक, ये जो आंख होती है बच्चों ये कक्षस्थ कलिका है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अभी आलू है ना, द्विबीजपत्री है, तो द्वितीयक वृद्धि वहां भी होगी, और द्वितीयक वृद्धि में सबसे बाहर की ओर क्या बनता है? कॉर्क। तो ये जो बाहर की ओर ब्राउन कलर की लेयर होती है ना, वो कॉर्की स्किन है। ठीक है, तो ये इसमें हो गया आंख, और ये है क्या? कक्षस्थ कलिका। ये आपसे क्वेश्चन आया हुआ है, किसका रूपांतरण है? तो आपको कहना है कक्षस्थ कलिका। कक्षस्थ कलिका। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट इसमें देखते हैं राइजोम। राइजोम जिसको हम लोग कहते हैं प्रकंद। बच्चों ये सब नाम आपको प्रकंद वगैरह जो दे रखा है वो तो आपको 12th की पुष्पी पादपों में जनन या जनन में आ जाएगा।
लेकिन इसमें इसका जो वर्णन है वो आपको 11th की मॉर्फोलॉजी यानी पादप आकारिकी में मिलेगा, ठीक है, वहां देखेंगे आप। तो राइजोम में देखिए कौन कौन से उदाहरण हैं। हल्दी, भूमिगत तने को हम लोग कहते हैं, ये हो गया हल्दी। दूसरा हो गया अदरक, अदरक का डायग्राम भी आपको दिया गया, बना लेना है अदरक। इसके अलावा जो है गन्ना, गन्ने पे क्वेश्चन बहुत आया हुआ है इसमें, गन्ना, ये तीनों पे क्वेश्चन बच्चों आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें आप ले लेंगे शुगर केन, किसको कहते हैं, गन्ना, गन्ना, ठीक है, ये हो गया गन्ना। तो बच्चों ये जो है बहुत सारे इस तरह के उदाहरण मिल जाएंगे राइजोम में। दूसरा आता है यहाँ पे कॉर्म, कॉर्म, कॉर्म को हम लोग कहते हैं घनकंद, घनकंद। कॉर्म में आप लोगों ने पढ़ा है भूमिगत तना होता है, शल्की पर्णों द्वारा आवृत होता है। शल्की पर्णे क्या होती है बच्चों, कला सदृश पर्णे हैं, जो हरी नहीं होती कि प्रकाश संश्लेषण करें, लेकिन वहां पे सुरक्षात्मक होती, सुरक्षा प्रदान करती हैं, उनको हम कहते हैं शल्की पर्णे। तो शल्की पर्णों द्वारा आवृत है, जैसे जमीकंद हो गया, तो आपको जमीकंद पे उदाहरण पे आया ही हुआ है, आप लिखेंगे जमीकंद। एक कोलोकेशिया जिसको अरबी कहते हैं, अरबी, अरबी हो गया। और इसके अलावा जो है जमीकंद हो गया, अरबी हो गया, और क्रोकस कहते हैं हम लोग सैफरॉन यानी केसर को, तो केसर हो गई। और एक बच्चों एग्जाम्पल इसमें आता है, आप लोगों ने शायद नाम सुन रखा हो, कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन जिससे निकाला जाता है उस प्लांट का नाम है कॉल्चिकम। इस पे भी क्वेश्चन आया है, किस कुल का है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें आया है कॉल्चिकम। दूसरा क्वेश्चन बच्चों इसमें आया हुआ है कि उत्परिवर्तन के लिए, बहुगुणिता प्रेरित करने के लिए कौन सा रसायन जो है आवश्यक है, तो कॉल्चिसिन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया कॉर्म। कॉर्म में बच्चों हल्दी का जो है, सॉरी कॉर्म नहीं, राइजोम में आपसे पूछा गया है, यहाँ पर हल्दी अदरक का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, उसको आप लोग बना लेंगे। और जमीकंद, अरबी, केसर वगैरह तो हो ही गया। चलिए और देखते हैं क्या बचा है, भूमिगत है ना, बल्ब। अब इसमें नेक्स्ट आता है बच्चों बल्ब, जिसे हम कहते हैं शलकंद, शलकंद। तो शलकंद में क्या आएगा, शलकंद में बच्चों यहाँ पर आता है एक प्याज है, दूसरा लहसुन है, लहसुन, और लिली, ये सब हैं। आपने देखा इसी के जो है विकसित हो जाता है ये, तो इसमें आ जाएगा। एक बच्चों आता है इसमें शक्कर, एक इसमें आएगा शक्कर। शक्कर में बच्चों एक्चुअली क्या होता है, वो अंतःभूस्थारी कहलाता है, तो इसको अंतःभूस्थारी कह सकते हैं हम लोग, अंतःभूस्थारी। इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छी है, एनसीईआरटी ने दे रखी है 11th में पादप आकारिकी में। उसमें इन्होंने दे रखा है कि भूमिगत तने से विकसित कक्षस्थ कलिका पहले ऊर्ध्व रूप से विकसित होगी, फिर थोड़ा तिरछी होकर सीधे बाहर आ जाती है। तो ये किस में आ गया बच्चों, ये आ गया इसमें शक्कर में। तो शक्कर में क्या होता है, एक तो मिंट पे क्वेश्चन आया हुआ है, मिंट यानी पुदीना, तो आप लिखेंगे पुदीना, पुदीना हो गया बच्चों। इसको आप लोग मॉर्फोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं 11th में, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ, इनको आपको इस तरह से याद करते जाना, सीधे एग्जाम्पल आता है पुदीना। दूसरा आ जाएगा यहाँ पे गन्ना, इसमें भी आता है, तो गन्ना। पाइनएप्पल यानी अनानास, अनानास, अनानास आ गया। इसके अलावा गुलाब में भी होगा, है ना, भूमिगत तना तिरछा होकर तब बाहर आता है, तो अनानास हो गया, गुलाब हो गया। एक क्राइसेंथेमम जिसे गुलदाउदी कहते हैं, क्राइसेंथेमम के नाम से दिया हुआ है, सेंथीमम, क्राइसेंथेमम या गुलदाउदी, ठीक है, इस नाम से है। तो बच्चों ये सारे क्या हो गए, शक्कर। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे तनों की जो ऊपर की ओर विकसित होते हैं, जैसे है रनर, रनर, रनर को हम लोग कहते हैं ऊपरी भूस्थारी, ऊपरी भूस्थारी, यानी ये क्या करते हैं, भूमि के ऊपर विकसित होकर के फैल जाते हैं एकदम, जैसे घास में आपने देखा है, ये हो गया घास, घास। या इसके अलावा बच्चों ऑक्सैलिस भी इसी में आता है, ऑक्सैलिस, ऑक्सैलिस, ठीक है, ये ऑक्सैलिस हो गया। चलिए रनर के अलावा बेटा एक आता है इसमें स्टोलन, स्टोलन,
स्टोलन को हम लोग भूस्तारी कहते हैं, या मुझे कंफर्म नहीं है, शायद भूस्तारी कहते हैं। आप लोग इंग्लिश के नाम को फॉलो करिएगा, ये भूस्तारी है। तो स्टोलन में क्या होता है, मैंने कहा था ना कि जैसे घास इस तरह से विकसित होती है तो ये कुछ दूरी पर क्या होता है, इस तरह से आर्च स्वरूप संरचना बना लेती है बच्चों। तो अगर ये आर्च स्वरूप संरचना बना रही है, इसी को हम लोग कहते हैं स्टोलन बना रही है। ठीक है, तो स्टोलन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, आपको मिल जाएगा मिंट और जैस्मिन, यानी इसमें मिंट को भी रखा गया है। मिंट में दोनों चीजें होती है बच्चों, एक यहाँ शक्कर भी होता है अंतः भूस्तारी, दूसरा स्टोलन भी पाया जाता है मिंट में या पुदीने में। तो यहाँ आप लिखेंगे पुदीना, और जैस्मिन यानी चमेली के नाम से दिया हुआ है चमेली। ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाओ। रनर हो गया, स्टोलन हो गया, एक आता है बच्चों ऑफसेट्स, भूस्तारिका कहते हैं ऑफसेट्स। ऑफसेट्स यानी ये हो गया भूस्तारिका। तो भूस्तारिका में आप देखोगे तो भूस्तारिका में आ जाएगा जलकुंभी, जलकुंभी आइकॉर्निया के नाम से जानते हैं। और दूसरा बच्चों होता है पिस्टिया या वाटर लिली कहते हैं, पिस्टिया, पिस्टिया या इसको हम लोग कहते हैं वाटर लिली, वाटर लिली। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है देखो, सबसे पहले हम लोग इसको क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक भी इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर ये जाति पाई जाती थी, यहाँ नहीं, लेकिन इस जाति को इसके पत्तियों की सुंदर आकृति और आकर्षक पुष्प के कारण भारत में लाया गया। लेकिन क्योंकि इसका प्राकृतिक जो प्रीडेटर है, परभक्षी है, वो यहाँ पे अनुपस्थित है, इससे ये इतना ज्यादा वृद्धि कर गया कि अब खरपतवार के रूप में है। ठीक है, इसको एक्वाटिक वीक या जलीय खरपतवार बोलते हैं। तो आप इसमें याद रखिएगा कि हम लोग जलकुंभी की तारीफ कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो जलकुंभी में क्या हो गया, इसको आप कहेंगे बंगाल का आतंक, बंगाल का आतंक, बंगाल का आतंक भी कहते हैं। ठीक है, चलो ये ऑफसेट हो गया बच्चों। इसका डायग्राम भी इस तरह से दिया गया है, जैसे इसकी पत्तियां हैं तो इसका जो पर्णवृंत है वो काफी विकसित हो जाता है और फूल करके इसको मतलब तैरने में या प्लवन में सहायक होगा। इस तरह से जो है देखो ये है, और यहाँ पे मूलों का गुच्छा होगा और ऊपर की ओर पत्तियों का गुच्छा होगा। ठीक है, तो ये जो गुच्छा है ना, ये इसलिए बेसिकली होगा ताकि ये जो है बैलेंस होकर के उस जलीय वातावरण में रह सके। ठीक है, तो ये ऑफसेट्स हो गया बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।